Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. Today we are going to discuss topic threads for unit fundamentals of Java programming for class 12th IT students. So let's understand what are threads. A multi-threaded program is one that can perform multiple tasks concurrently. Many tasks performed concurrently means at the same time. तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे टास्क क्या हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, दैट इज़ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम. अब एक साथ का मतलब ये नहीं है कि CPU एक साथ एक लाइन से इनपुट ले रहा है और उसी सेकंड में कहीं पे आउटपुट दे रहा है. ऐसा नहीं होता है. लाइक वी हैव स्टडीड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने पढ़ा होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्या वो सारे टास्क एक ही टाइम पे करता है या फिर एक टास्क का कुछ काम करता है, फिर दूसरा ऐसे ही टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और उनमें स्विच करता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो सारे टास्क एक ही टाइम पे कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और उसी वक्त हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे टास्क एक साथ CPU को एलोकेट कर रहा है और CPU एक साथ उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है? ऐसा नहीं होता है. व्हाट हैपन्स कि लाइक हमने सॉन्ग भी प्ले किया है और हम टाइप भी कर रहे हैं, ऐसी हमने कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें एक साथ हो रही है. जबकि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक एक करके CPU को लाइक एक टास्क दिया तो CPU ने विद इन फ्यू सेकेंड्स उसे परफॉर्म किया और फिर ऐसे ही दूसरा टास्क अलोकेट हुआ. तो ये सारी चीज़ें CPU की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी फटाफट चीज़ें करता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ हो रही है या फिर मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहे हैं. तो वो क्या होता है, उसमें आपके प्रोग्राम जो भी हमने टास्क किया है वो बहुत जल्दी जल्दी CPU में स्विच करता है. OS एक टास्क अलोकेट किया, फिर दूसरा किया, फिर जैसे ही उसमें इनपुट जा रहा है तो उस टाइम पे वो कुछ और एग्जीक्यूट करेगा. इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में अभी तक हम क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते थे तो अगर हमें इनपुट देना है सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट अनटिल द यूज़र विल प्रोवाइड इनपुट. तो जब तक इनपुट वाला अगर स्टेटमेंट रन किया, तो जब तक यूज़र इनपुट नहीं दे रहा है तब तक कोई और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल प्रोग्राम एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में हम अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट करते हैं. अलग अलग थ्रेड्स मीन्स दीज थ्रेड्स आर प्रोसेस ओनली. प्रोग्राम में अलग अलग प्रोसेस हैं. सो जो छोटी छोटी प्रोसेस हैं, लाइक कुछ प्रिंट करना, ऐसे जैसे अगर हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते थे, फिर सेकेंड स्टेटमेंट लिखते थे, देन थर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की अगर हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सो यू मस्ट हैव सीन टिल नाउ कि क्या होता था, पहला एग्जीक्यूट होता था, उसके बाद ही आपका सेकेंड एग्जीक्यूट होता था, फिर जब सेकेंड कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया देन थर्ड वॉज एग्जीक्यूटेड. बट थ्रेड के केस में क्या होता है, इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है. तो जो पहले लोकेट हो जाए वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दे ऑल आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इसको रन किया देन थर्ड वाला रन किया, मतलब जो प्रोसेस पहले पहुंच जाए. सो इट इज़ दीज ऑल थ्रेड्स विल रन कॉन्करेंटली मीन्स एक ही टाइम पे सब रन करने लग जाएंगे. तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले पहला थ्रेड जाए फिर सेकंड जाए थर्ड जाए. तो इवन आउटपुट भी रैंडमली कुछ भी आ जाता है, जो पहले रन हो गया उसका आउटपुट हमें पहले मिल जाएगा. तो इसमें इस ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी फाइंड द आउटपुट, मतलब थ्रेड वाले टॉपिक से कभी भी आपको फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है जो थ्रेड पहले रन कर गया. सो इतना आपको पता चल गया होगा कि इससे कोई भी आपका फाइंड द आउटपुट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. और आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा कि व्हाट इज़ थ्रेड आया था, व्हाट आर द वेज टू क्रिएट थ्रेड आया था. तो ये थोड़ा सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, तो ऑब्वियसली आई थिंक कि इससे क्या होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा लाइक व्हाट आर थ्रेड्स एंड व्हाट आर द वेज टू क्रिएट थ्रेड, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्जाम्पल कि थ्रेड का आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर दीजिए. सो आपको ये थोड़ा सा सिंटेक्स इसका पता होना चाहिए, सो दैट देर इज़ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स. तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर रिसोर्स हैं वो वेस्ट नहीं होते. जैसे CPU कभी भी खाली नहीं होगा. एक टाइम पे एक आपका थ्रेड रन किया, उतनी देर में अगर इन केस वहाँ पे इनपुट जाना है तो उतनी देर में आपका दूसरा थ्रेड रेडी है फॉर रनिंग. तो इससे क्या होता है, जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज होंगे, वेदर इट इज़ CPU, वेदर इट इज़ इनपुट यूनिट, सो एवरीथिंग, मेमोरी, all these will be utilized optimally.
A multi-threaded program consists two or more parts called threads, each of which can execute a different task independently at the same time. तो एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी तक अगर हम सम का प्रोग्राम बना रहे थे तो क्या हो रहा था, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर हम इस एस को प्रिंट कर रहे थे यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. तो ओब्वियसली यहाँ पे जो मैं ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कर रही हूँ वो किस पे डिपेंड है, एस की वैल्यू पे. तो जब तक एस नहीं कैलकुलेट होगा तो ओब्वियसली ये वैल्यू आएगी ही नहीं ना, यहाँ पे ये कुछ प्रिंट नहीं कर पाएगा. तो ये डिपेंडेंट टास्क था. बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, द प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्ट्स, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स, जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं एक ही टाइम पे. आई होप आपको ये थ्रेड्स अभी इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी. अब हम इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे, आई मीन की कोड देखेंगे, तो क्या होगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट आर थ्रेड्स. सो लेट्स सी, देयर आर टू वेज टू क्रिएट थ्रेड्स. वन इज़ बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड नेक्स्ट इज़ बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. तो ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड वाला प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. इट मीन्स मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड टू क्रिएट अ थ्रेड इज़ टू क्रिएट अ क्लास दैट एक्सटेंड्स द थ्रेड क्लास. तो फर्स्ट मेथड क्या है कि पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जो कि थ्रेड क्लास को कॉल करती है. तो ये जो थ्रेड क्लास है दैट इज़ प्री डिफाइंड क्लास. ये पहले से ही आपकी, जैसे हमने इंटीजर क्लास पढ़ी थी वो प्री डिफाइंड थी, ऐसे ही यहाँ पे थ्रेड क्लास है दैट इज़ प्री डिफाइंड. इट इज़ इनसाइड द पैकेज java.lang पैकेज. तो ये पैकेज आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इट इज़ ऑलरेडी इम्पोर्टेड. और यहाँ पे हम थ्रेड क्लास यूज़ करते हैं एंड इट्स रन मेथड. तो इस क्लास में एक रन मेथड होता है एंड ओवरराइड मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज इट्स डेफिनेशन. हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे बट इसकी जो डेफिनेशन है उसे चेंज कर देंगे, दैट इज़ ओवरराइड. तो अगर हम सेम मेथड लाइक रन मेथड इस क्लास में पहले से डिफाइंड है तो हम सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं इस क्लास में, बस उसका अंदर का जो डेफिनेशन है वी आर चेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट. तो दैट इज़ कॉल्ड ओवरराइड. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग विच क्लास फॉर क्रिएटिंग थ्रेड, वी आर यूजिंग थ्रेड क्लास. उसका कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रन मैथड. द रन मैथड इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी न्यू थ्रेड दैट इज़ इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम द क्लास. इंस्टेंशिएटेड मतलब हमें पता है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जैसे ही आपका न्यू थ्रेड क्रिएट हो रहा है देन व्हाट विल हैपन, आपका जो थ्रेड है वो कहाँ से रन करना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम द रन मेथड. जैसे कि हमारा नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उसके लिए एंट्री पॉइंट क्या होता है, मेन मेथड. सो इन द सेम वे जब हम थ्रेड क्रिएट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल रन मेथड विल रन. और इन द सेम वे आपको याद होगा जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो क्या होता है, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. ऐसे ही यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जब हम थ्रेड क्रिएट करेंगे तो आपका जो सबसे पहला मेथड कॉल होगा, सबसे पहले जो भी चीज़ होगी विद दैट थ्रेड दैट विल बी रन मेथड. तो हमें रन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा व्हेन वी आर क्रिएटिंग थ्रेड. नाउ द कोड इज़ रिटन टू क्रिएट द थ्रेड. आपको क्या करना होता है फॉर क्रिएटिंग द थ्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ क्लास जो कि क्या कर रही है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है, जहाँ पे आप रन मेथड को ओवरराइड करेंगे. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी है. सो दे हैव क्रिएटेड अ क्लास विद नेम एक्सटेंड थ्रेड. ये क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कि क्या कर रही है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है, मीन्स इनहेरिट कर रही है. यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके थ्रेड क्लास के होंगे उसको ये यूज़ कर सकती है. अब इस क्लास को एक्सटेंड किया, इसका रन मेथड यूज़ कर लिया और इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्रिएट अ थ्रेड. तो इन्होंने रन मेथड ओब्वियसली जो थ्रेड क्लास का होगा उसमें कुछ और डेफिनेशन होगी बट इन्होंने उसे रीडिफाइन कर दिया है. हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने इसकी डेफिनेशन जो है चेंज कर दी है. अब इसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स हैं इस फंक्शन के अंदर कि जैसे रन मेथड एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, क्रिएटेड अ थ्रेड. और उसके बाद देयर इज़ अ फॉर लूप फॉर काउंट इक्वल्स टू 1. तो काउंट वेरिएबल है जिसमें आपका लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 1, देन फॉर 2, देन फॉर 3. 4 पे आते ही तो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी. सो फॉर 1 वैल्यू 1, देन 2, देन 3.
तो क्या प्रिंट होगा उसके बाद 1 2 3। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फॉर क्रिएटिंग थ्रेड यू हैव टू क्रिएट अ क्लास जिसमें ये एक्सटेंड थ्रेड तो आपका कीवर्ड है। इफ़ यू आर यूजिंग फर्स्ट मेथड, जब आप फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, तो उसको आपको याद रखना है उसमें हम क्या सिंटेक्स लिखते हैं, पब्लिक क्लास देन क्लास नेम, जो भी आप क्लास नेम बनाना चाहते हैं, इट इज़ यूज़र डिफाइंड नेम ऑफ द क्लास, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। बट दीज आर कीवर्ड्स अगेन, एक्सटेंड आपको लिखना है देन थ्रेड लिखना है, दीज आर कीवर्ड्स, ये आपको एज इट इज़ लिखना है, इनमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग द फर्स्ट मेथड। देन कर्ली ब्रेसेस फॉर स्टार्टिंग दिस क्लास, फिर उसके बाद आप रन मेथड की डेफिनेशन लिखेंगे, जो भी आप थ्रेड के थ्रू करवाना चाहते हैं, वट एवर टास्क यू वॉन्ट टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दैट थ्रेड, की जब वो थ्रेड रन हो तो आप क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, यू विल राइट इन द रन मेथड। आफ्टर डूइंग दिस, तो अब हमारा ये तो हो गया कि रन मेथड क्या करेगा। नाउ वी हैव टू क्रिएट द थ्रेड, अब फाइनली हमें थ्रेड क्रिएट करना है। फॉर दैट वी क्रिएट द थ्रेड इनसाइड द मेन मेथड, क्योंकि सबसे पहले आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस थ्रेड in the main method. To create a thread, instantiate it from the extend thread class. तो हमें क्या करना होता है, हमें थ्रेड क्रिएट करने के लिए एक्सटेंड थ्रेड, जो भी आपकी क्लास होगी यहाँ पे जो आपने डिफाइन की होगी, उस क्लास का आप क्या करेंगे, यू विल क्रिएट अ इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट। सो हेयर T1 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय राइटिंग एक्सटेंड T1 इक्वल्स टू न्यू एक्सटेंड थ्रेड। तो आपने जो भी क्लास यहाँ पे डिफाइन की होगी जो कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, उस क्लास का आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली अ थ्रेड, आपने क्या कर लिया है, एक थ्रेड क्रिएट कर लिया है। तो ये मेथड है फॉर क्रिएटिंग थ्रेड। अभी तक हमने देखा, क्या देखा हमने, कि हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, फिर लिखेंगे एक्सटेंड थ्रेड। एक्सटेंड थ्रेड मीन्स थ्रेड की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो अब ये एक्सटेंड थ्रेड क्लास यूज़ कर सकती है। देन हम रन मेथड जो है हर एक थ्रेड का एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि जैसे आपका थ्रेड क्रिएट होगा तो सबसे पहले रन मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए जो भी आप थ्रेड से वर्क करवाना चाहते हो आप यहाँ लिखेंगे उस कोड को, एंड देन इनसाइड द मेन मेथड यू आर गोइंग टू क्रिएट द थ्रेड। बट फॉर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जा रहा था, बट यहाँ पे रन मेथड एकदम से कॉल नहीं होता है। रन मेथड को कॉल करने के लिए यू हैव टू राइट T1 डॉट स्टार्ट, तो यानी कि जब थ्रेड रन करना स्टार्ट करता है तब जाके रन मेथड कॉल होता है। तो हमें T1 को, यानी कि जो भी थ्रेड है उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना होता है, वी हैव टू राइट T1 डॉट स्टार्ट, हमें स्टार्ट मेथड को इन्वोक करना होता है। जैसे स्टार्ट मेथड इन्वोक होगा, सो योर कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम विल गो टू द रन मेथड। तो आपको T1 डॉट स्टार्ट भी लिखना है, यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, उसके थ्रू आप स्टार्ट मेथड को इन्वोक करवाएंगे। ऐसे अगर आपको एक और थ्रेड क्रिएट करना है, देन यू विल राइट एक्सटेंड थ्रेड T2 इक्वल्स टू न्यू एक्सटेंड थ्रेड। सो हेयर इज़ अ प्रोग्राम, you can see here two threads are created, extend thread T1 equals to new extend thread, then T2 thread is created और इन दोनों को start करवाया है। so what will happen when T1 will start, तो कहाँ जाएगा, run method में। अब ये दोनों thread हैं तो ये दोनों एक साथ रन करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आउटपुट यहाँ पे दिया है लाइक क्रिएटेड अ थ्रेड, तो क्या होगा, एक बार इसके लिए, एक बार T1 के लिए ये लाइन आएगी क्रिएटेड अ थ्रेड और फिर आएगा 1 2 3, एक बार T2 के लिए भी सेम लाइन आएगी क्रिएटेड अ थ्रेड 1 2 3। अब अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम होता तो क्या होता, पहले आता क्रिएटेड अ थ्रेड देन 1 2 3, फिर इसके लिए आता क्रिएटेड अ थ्रेड 1 2 3। बट आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में क्या हुआ, पहले मे बी T2 के लिए आया हो या पहले T1 के लिए आया हो, वी डोंट नो कि ये वाला जो आउटपुट आया है, ये लाइन ये किसके लिए आई है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इन द सेम वे ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसको सेकेंड टाइम रन करें तो मे बी यहाँ पे पहले क्रिएटेड अ थ्रेड आ जाए, फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और फिर बाद में ये आए। सो इसमें श्योर नहीं होता है कि आपका सेम आउटपुट आए, जितने बार आप रन करेंगे हो सकता है कि डिफरेंट आपको आउटपुट देखने को मिले, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा थ्रेड किस टाइम पे रन कर रहा होगा।
नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड. अभी हमने देखा एक्सटेंड थ्रेड क्लास वाला मेथड. नाउ द क्लासेस दैट यू क्रिएट बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर. The second method to create a thread is to create a class that implements the runnable interface. So now next method we are going to use that implements the runnable interface. तो जैसे कि आप वहाँ पे extend thread लिख रहे थे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? You will write these keywords. आप लिखेंगे public class, then your class name जो भी आप class बना रहे हैं, then implements runnable. This is very important to learn कि आप यहाँ पे second method में क्या लिखते हैं? Implements runnable. फिर बाकी आपका सेम है. You will write here run method and then you will, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. फिर मेथड थ्रेड क्रिएट करने का मेथड डिफरेंट है. इतना सेम है कि आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है, उसके अंदर रन मेथड लिखना है, और यहाँ पे कीवर्ड एक्सटेंड थ्रेड की जगह क्या आ जा रहा है आपका, इम्प्लीमेंट रनेबल. यहाँ पे आपका था एक्सटेंड थ्रेड और यहाँ है आप इम्प्लीमेंट्स रनेबल. तो यहाँ पे क्या मेथड है, फॉर क्रिएटिंग अ थ्रेड फर्स्ट इंस्टेंशिएट द क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस. तो जैसे हम यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, इन द सेम वे वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विच वी हैव क्रिएटेड. रनेबल डेमो, दिस इज क्लास, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू रनेबल डेमो. अब हम यहाँ पे थ्रेड क्लास के थ्रू क्या कर रहे हैं, थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ तो हम डायरेक्टली थ्रेड क्रिएट कर रहे थे विद दिस क्लास. ये जो क्लास थी इससे हमारा डायरेक्टली थ्रेड जो था क्रिएट हो जा रहा था, बिकॉज इट हैज़ टेकन द फीचर्स ऑफ थ्रेड क्लास. ये क्लास डायरेक्टली थ्रेड क्लास के फीचर्स यूज़ कर रही थी. बट ये वाली जो क्लास है ये थ्रेड क्लास के फीचर यूज़ नहीं कर रही है, इसने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया ही नहीं है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, फर्स्ट वी आर यूजिंग हेयर द क्लास विच वी हैव क्रिएटेड रनेबल डेमो. इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब हम जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है आर, उसे पास करेंगे इन दिस थ्रेड. थ्रेड इज़ द क्लास, जो प्री डिफाइंड आपकी क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T1, तो ये थ्रेड क्रिएट हो गया इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और उस थ्रेड में हम इस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे. अब ये R जो है आपके T1 में क्रिएट हो गया है, तो T1 को फिर आप स्टार्ट करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट. अब हमें पता है जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होता है तो क्या होता है, रन मेथड में जाता है. अब ऐसे ही आप यहाँ पे फिर से 2 थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं. थ्रेड T2 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड R एंड देन T2 डॉट स्टार्ट. अब रनेबल इंटरफेस एंड जो हमारा एक्सटेंड थ्रेड था उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बोथ द मेथड. हेयर द डिफरेंस इज रिटन दैट classes that you create by extending thread class cannot be extended further. It means जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं class extend thread, ये जो आपने class बनाई है आपने लिखा है extend thread, तो ये सिर्फ thread class को ही inherit कर सकती है. अगर इसे किसी और class के feature लेने हैं, और class के attribute लेने हैं, और class को inherit करना है, तो ये नहीं कर सकती. किसी भी पॉइंट पे ये किसी और क्लास के फीचर्स यूज़ नहीं कर सकती अगर इसने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया. हाउएवर इन केस ऑफ दिस रनेबल इंटरफेस इट कैन एक्सटेंड सम अदर क्लास ऑल्सो. इवन हम इसी लाइन में अगर हमें किसी और क्लास के फीचर चाहिए यहाँ पे रनेबल डेमो क्लास में, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते थे. तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक क्लास रनेबल डेमो, और इम्प्लीमेंट रनेबल से पहले हमें यहाँ क्या लिखना होता है, अगर हमें कोई और क्लास का फीचर चाहिए. सो वी कैन राइट हियर एक्सटेंड. फॉर एग्जांपल हमारी क्लास अगर हेलो वर्ड है, एक्चुअली आई एम यूजिंग माउस, सो यहाँ पे राइटिंग जो है आपको सही से समझ में नहीं आएगी. एक्सटेंड्स हेलो वर्ड लिखना होता है आपको. तो आपको इम्प्लीमेंट्स रनेबल से पहले क्या लिख सकते थे आप, एक्सटेंड, और जो क्लास के फीचर आपको यूज़ करवाने हैं यहाँ पे आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं. बट ये चीज़ फर्स्ट मेथड में नहीं हो पाती. यहाँ पे सिर्फ थ्रेड क्लास अगर हमने एक बार एक्सटेंड कर दी तो हम कोई और क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते. सो दिस टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट. यहाँ पे ये प्रोग्राम है. नाउ हेयर सम मोर मेथड्स आर गिवन. हमने अभी कौन सा मेथड पढ़ा, स्टार्ट मेथड पढ़ा विच स्टार्ट्स द थ्रेड. फिर हमने रन मेथड पढ़ा विच इज़ एंट्री पॉइंट फॉर एनी थ्रेड.
नाउ इफ़ ऑल द थ्रेड्स आर रनिंग टुगेदर, अगर हमने एक प्रोग्राम में बहुत सारे थ्रेड बनाए हैं और वो सारे थ्रेड एक साथ रन कर रहे हैं, बट हमें एक ऐसा थ्रेड है जो हम हाई प्रायोरिटी पे ना, हमें चाहिए कि ये थ्रेड सबसे पहले रन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन थ्रेड्स को प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. वी कैन यूज़ सेट प्रायोरिटी मेथड. तो लाइक T1 डॉट सेट प्रायोरिटी. इवन हम कुछ जो हमारे थ्रेड है उनको हम स्लीप भी करवा सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम उनको रोक सकते हैं एग्जीक्यूट होने से बाय यूजिंग T1 डॉट स्लीप. जैसे हमें T1 को थोड़ी देर जो है सस्पेंड करना है उसका एग्जीक्यूशन बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स इन द पैरामीटर. जैसे कि मुझे इसे 10 मिली सेकेंड के लिए स्लीप करवाना है जिससे कि बाकी थ्रेड तब तक एग्जीक्यूट कर लें. सो आई विल राइट T1 dot sleep, then inside these parentheses I'll write 10. A thread can enter a wait state by invoking wait method. तो अगर हमें किसी thread को wait करवाना है then I can invoke wait method also. So there here few more methods are written. This method is useful when you have multiple thread running but you want one of them to start execution only when another one finishes and notifies the first one to resume the execution. सो वेट के केस में क्या होगा, जिस थ्रेड को हम वेट करवा रहे हैं, तो लाइक बहुत सारे थ्रेड आपके एक साथ रन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओब्वियसली दे आर एग्जीक्यूटिंग, तो आपका जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम होगा वो डाउन जाएगा. तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ थ्रेड को वेट करवा सकते हैं. वेट के केस में क्या होगा, वो तब तक वेट करेंगे जब तक का उनसे पहले वाले जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन फिनिश ना हो जाए. जैसे उनका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा देन जो भी वेट स्टेट में थे दे विल रिज्यूम देयर एग्जीक्यूशन. तो जैसे ही पहले वाले फिनिश हुए तो वो खुद से फिर अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे. सो दीज वर द मेथड्स ऑफ थ्रेड. और यहाँ पे 2 मेथड जो आपके क्रिएटिंग थ्रेड्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए इनका सिंटेक्स कि कैसे हम लिखते हैं. बहुत इजी है, दोनों सेम टाइप हैं. बस आपको क्या करना है, एक में एक्सटेंड्स थ्रेड लिखना है और एक में इम्प्लीमेंट्स रनेबल लिखना है. और यहाँ पे डिफरेंस है कि जब आप इम्प्लीमेंट्स रनेबल कर रहे हैं तो पहले आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग थ्रेड क्लास. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का. एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स. अभी हमारे एक टॉपिक और बचा है, दैट इज़ रैपर्स क्लास. सो स्टे ट्यून्ड. soon I'm going to post the video related to this last topic also, rappers class. And thank you for watching this video.